नमस्कार। एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था मानव जीवन का ऐसा मोड़ है जो हमें जवानी और युवावस्था की ओर ले जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम इस ग्रुप के बच्चों पर खास ध्यान दें, क्योंकि इस पर उनका भविष्य टिका होता है, खासकर सेहत के मामले में। उनके खान पान और रहन सहन के साथ साथ सेहत संबंधी उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करना जरूरी है। कोविड महामारी के बाद ये चुनौती और बढ़ गई है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जवानी के दरवाजे पर खड़े ये बच्चे माता पिता या अभिभावकों से किसी बात पर लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में केवल डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स ही उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसी नाजुक एज ग्रुप को ध्यान में रखकर हमने आज का हेल्थनामा तैयार किया है। कई डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस विषय पर खुलकर बात की और बताया कि इस नाजुक मसले को कैसे हैंडल किया जाए। अर्ली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की जी हमेशा बात होती है और हम सभी जानते हैं कि ये एक सोशल इशू है, लेकिन एक डॉक्टर की क्या भूमिका होती है इसमें, इसको रोकने में? आप इसको अपने अनुभव से बताइए कि क्या डॉक्टर की भी कोई भूमिका है इसमें? डॉक्टर की भूमिका होनी चाहिए, उतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम जो हमारे सोच विचार अभी फैल रहे हैं, तो वो प्राइमरीली जो हम एक मुद्दा को देखते हैं, जब ये वो आई, किस चीज के लिए आई है, उसको क्विक फिक्स कर लो और हाथ धो लो। ऐसा अभी नहीं हमको करना है, क्योंकि उसके पूरे इर्द गिर्द के अगर एक महिला आई उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम लेके, तो हमको ये भी पूछताछ करना पड़ेगा कि उसके कितने बच्चे हैं, उसमें डॉटर है, डॉटर कितनी उम्र की है, वो अभी क्या कर रही है। देखो उनके आप ऐसे देखभाल करो और ऐसे सोच विचार करो। सोशल फैक्टर्स पे भी हमको एट एवरी टच पॉइंट जब जब हमको मौका मिले ये बात हमको छेड़नी चाहिए एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, क्योंकि आज तक भी जो डॉक्टर गूगल हो कोई भी हो, लेकिन हमारे कहने के भी उन्होंने मायने रखते हैं, क्योंकि कौन उनको कह रहा है और किस चीज के लिए हम कह रहे हैं, उसके तो उन लोग उतने तो मर्यादा उसको देते ही है और उसके अनुसार उनके सोच विचार बदलने का काम हमको उसका ठेका लेना है, ऐसे मैं मानती हूँ। कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद, हालांकि इस एज ग्रुप में ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ लोगों को, लेकिन आपके पास किस तरह के ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं कोविड के बाद और कोविड के दौरान, जो शिकार हुए हैं, जो इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं? देखिए, जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना, उनमें इम्यून क्षमता काफी होती है। तो बच्चों में ऐसा देखा गया है कि अगर उनको कोविड इन्फेक्शन भी हुआ है तो इट इज ऐसे नॉर्मल फ्लू, कोल्ड कॉफ, खांसी, बुखार, इस तरह वो पास आउट हो गया है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हुए हैं जिनको आगे जाके लंग्स की प्रॉब्लम हुई है, बहुत ही कम मात्रा में। आई वुड से ओनली 2 to 3% इस एज ग्रुप में। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो एक तो खेलते हैं, उनकी सारी एनर्जी, बिकॉज आपको पता ही है कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में, हैप्पी हार्मोन्स सब जनरेट होते हैं जब हम घूमने जाते हैं या हम खेलते हैं। आपने देखा होगा सारे बच्चे ग्राउंड्स में रहते हैं, स्पेशली बॉयज। तो इस एज ग्रुप में ये बहुत अच्छी चीज है कि इनकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण ये बच्चे कम मात्रा में पीड़ित देखे गए हैं। उसके ऊपर मेरा आप सभी पालकों से निवेदन है कि बच्चों को मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले फूड्स खिलाएं इस एज ग्रुप में। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी दादी नानी अभी 80-80 साल की हैं। बच्चों, हमारी दादी नानी 80-80 साल की फिर भी चल लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी एज ग्रुप में अच्छा घी खाया है, अच्छा दूध पिया है, अच्छे फल फ्रूट खाए हैं। आपके जो आजकल येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ये सब खाए हैं। पिज्जा, फास्ट फूड्स नहीं खाए हैं, बिकॉज उस टाइम फास्ट फूड्स नहीं होते थे, यू नो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स टू reiterate, even for mental health disorders, even for physical disorders, even for emotional disorders, it is very important to eat right. इस ग्रुप के लिए, इस एज ग्रुप के लिए पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या है। अपने दोस्तों की तरह फिट रहना, उससे ज्यादा फिट रहना, उससे ज्यादा स्मार्ट रहना, ये प्रेशर जो है
अंत में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। आप अपने अनुभव से बताएं कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इस ग्रुप में होते हैं, इस ग्रुप के बच्चों में होते हैं जो आपसे संपर्क करते होंगे, उसमें इसका कितना हिस्सा है इस पीयर प्रेशर का? अच्छा, तो सर इसमें क्या हो रहा है कि हर बच्चा दूसरे को कॉपी करने में इंटरेस्टेड है। अब इसमें क्या होता है, सब अलग अलग तरह की फैमिली से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं। हर कोई जब एक दूसरे को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट। आप एक तरह से, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल तो फिर भी एक यूनिट है जहाँ पर प्रोबेबली सब सेम इकोनॉमिकल रेंज के लोग होते हैं, लेकिन व्हेन यू गो टू द कॉलेज, वहाँ क्या होता है कि सब लोग अपने आप से डिफरेंट है। हर कोई डिफरेंट फैमिली से आ रहा है, सबका अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अपना है, सबके कन्वेंशनल आइडियाज अलग हैं पेरेंट्स के साथ। ये बच्चे जब क्लिनिक में आते हैं, कई बार अकेले कई बार पेरेंट्स के साथ, तो मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है कि जनरेशन गैप नोटिस होता है बहुत ज्यादा पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में। कोई बैलेंसिंग नहीं होती और उन्हें समझाना इतना मुश्किल होता है उस बच्चों के कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, आप इनसे बात करिए, ये हमें ठीक से नहीं समझते हैं, ये हमें रोकते हैं, ये हमें आने जाने क्यों नहीं देते। So far said by Dr. Sonia Rawat that they actually get into the casual sex in the parties, and that has become a ritual. Since it's a social platform and you are marking it online also, it's going now, you will get to know gradually of the time every girl or a boy has scored that how many people have they slept with, and if somebody is not having sex in a particular age, 16, 17, 18, other people create so much pressure on them that oh my god, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। अब सामने वाले बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि ये सही है या ये गलत है, उसको ये करना पड़ रहा है क्योंकि बाकी बच्चे ये कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी हो गया है करना। बहुत बार बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि दोस्त बोल रहे थे कि तुमने अभी तक ये नहीं किया। पहली चीज। दूसरी चीज, ये फैशन में भी आता है, हर कोई अपनी कंजर्वेटिव फैमिली से आ रहा है या लिबरल फैमिली से आ रहा है। ड्रिंकिंग हैबिट्स एक बहुत नॉर्मल चीज बन चुकी है। देयर आर सम पेरेंट्स जो अलाउ करते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि कॉलेज की पार्टीज में अगर आप देखेंगे तो सारी पार्टीज अब रात में होने लगी हैं। व्हेन यू गो टू 90s एरा तो कॉलेजेस की पार्टीज दिन में होती थी, लेकिन अब कॉलेजेस की पार्टी स्पेसिफिकली क्लब में हो रही है और रात में प्लान हो रही है। तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस कल्चर को कि जी आप ड्रिंक्स कर सकते हैं और आप रात में अकेले आपको घर वापस जाना होगा अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। अब इसमें बच्चे झूठ बोल कर आते हैं, इसमें बच्चे और भी वो चीजें करते हैं जो उन्हें पेरेंट्स से छुपानी होती है। तो ये पीयर प्रेशर ही तो हुआ ना, जिससे उनका पूरा लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रहा है। ये जो मूड स्विंग होता है खास करके लड़कियों में पीरियड के दौरान, ये बहुत कॉमन है या ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, सिम्टम हो सकता है? बहुत सारे लोगों को ये मूड स्विंग्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस के टाइम की वजह से होते हैं। उस स्पेशली बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि पीरियड से पहले इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, रोना आता है या गुस्सा आता है। सो इट्स वेरी वेरी कॉमन। देयर इज नथिंग दैट इज there is nothing that one has to really worry about until one feels कि it is unmanageable और बिल्कुल भी इमोशंस को होल्ड करने की क्षमता नहीं रहती है। और अगर ऐसा है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ कि आपको ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट है या जो इमोशनल डिस्ट्रेस है ये आपके पीरियड से कितने दिन पहले आता है, और इसको मैनेज करना विद अ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग के माध्यम से बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे देखा जाता है कि अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप में कोई हादसा होता है, कोई ट्रॉमा होता है उसके साथ, तो ये जीवन भर उसका पीछा करता है। क्या ये सच है कि जीवन भर ये ट्रॉमा पीछा करता है, और करता है तो किस हद तक उसके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, और इससे बचाव के क्या उपाय? आई थिंक सबसे पहली चीज़ है कि ट्रॉमास कि सेटबैक्स या ट्रॉमा सभी को आते हैं लाइफ में एट सम पॉइंट और दी अदर, और उन एक्सपीरियंसेस को कैसे हैंडल किया गया है,
और उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो अडोलेसेंट या बच्चा या अडल्ट कैसे उन्होंने उस चीज़ को मैनेज किया है उस टाइम पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको वो उस टाइम पे कैसे मैनेज हुआ है, उसी से आगे वो कितना इम्पैक्ट करेगा लाइफ में, काफ़ी उसके बेसिस पे काफ़ी निर्भर है। पर जैसे बहुत सारे लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और पीरियड्स एंड ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी से भी जुड़ा है कि हेल्दी ओपन स्पेसेस बनाना एडोलेसेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे वो जाके ये सब बातें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, आर यू मैरिड? एंड अगर मैं एक 18 या 19 या 17 ईयर ओल्ड की लड़की हूँ और मैं आई कैन बी गोइंग फॉर एनी प्रॉब्लम, but the first question is, are you married? If that is the question, I will not go again. So ye questions are very unsafe questions. The question you are married, not married, उससे आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अब बिल्कुल भी उन पे निर्भर नहीं है, प्रेगनेंसी उन पे निर्भर नहीं है, आपके पीरियड्स उन पे निर्भर नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैन बी मतलब थोड़ा पार्क ऑन द साइड। आपका जो संगठन है, जब आप महिलाओं के बीच जाती हैं, हमने देखा है कि पुरुषों में और घर के गार्जियन के अलावा जो खुद जिनको पीरियड हुआ है वो भी खुद ही परहेज करती है, वो खुद ही इसको गलत मानती है, किचन में नहीं जाना। आप क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? चैलेंजेस मतलब सबसे पहले जैसे आपने ही आई थिंक आंसर दे दिया कि खुद से ही सबसे पहले फील करना कि हम खुद ही इम्प्योर है, राइट। ये जो प्योरिटी वाला कंसेप्ट है ना कि मासिक धर्म के दौरान हम कुछ चीज़ों को छू नहीं सकते। हम बहुत सारे कल्चर्स में, मैं असम से आती हूँ तो असम में कल्चर डिफरेंट है कि जैसे अचार नहीं छूना है। अचार का आई थिंक ऑल ओवर इंडिया एक कंसेप्ट है कि अचार नहीं छूना है। कोई बोलते हैं कि बच्चों को नहीं छूना है। फिर घर में जैसे अलग घर में रहने के लिए डाल देते हैं, जैसे छोटा सा घर नेपाल वगैरह में छोटा सा घर बना के वहाँ पे रख देते हैं और वो बहुत अनहाइजीनिक होता है कंडीशंस, राइट। और उस टाइम पे एक ही चीज चाहिए होता है, वो है हाइजीनिक वॉशरूम चाहिए, हाइजीनिक टॉयलेट्स चाहिए, राइट। तो वही नहीं मिल पाता है जो बेसिक होता है, और बाकी सब कुछ से तुम उसको अलग करके रखो। एक रूम में रहना है। बहुत लोग बोलते हैं कि किताब नहीं पढ़ना है उस टाइम पे, मतलब ऐसे पता नहीं कौन सी मेडिटेटिव स्टेट में रहना है ताकि पीरियड्स के दौरान, बिकॉज वो इम्प्योरिटी का कंसेप्ट तो ये जनरेशंस चलता आ रहा है। तो अगर मैं एक औरत हूँ और मुझे पीरियड्स हो रहा है और मेरी मम्मी ने भी वही प्रैक्टिस किया है, तो वो तो मेरे अंदर भी आएगा ना। तो जब तक आके कोई मेरा काउंसलिंग नहीं करेगा, अगर कोई जब तक आके मुझे नहीं बोलेगा कि आप इम्प्योर नहीं हो, तुम इम्प्योर नहीं हो, तुम ये काम कर सकते हो, तो और हमेशा ये देखना कि किसी फैमिली में मैक्सिमम टाइम्स हम लोग क्योंकि अपने पापा से बात नहीं करते, भाई से बात नहीं करते पीरियड्स के बारे में, जो ये बाउंड्रीज है कि तुम्हें पीरियड्स में यहीं पे रहना है, लड़कों से बात नहीं करना है, खेलना नहीं है, ये सब चीजें हमेशा घर की औरतों से ही आती है, राइट। हमारी मम्मी से आ गई, हमारी दादी से आ गई, हमारी चाची से आ गई है, तो ये सब चीजें यहीं से आती है सबसे पहले। तो ऑब्वियसली हम भी उस सिस्टम का ही पार्ट है ना, हम उस कम्युनिटी का पार्ट है, तो हमारे अंदर भी वही वैल्यूज है जो हमें दिया जाता है बचपन में। तो उसको अनलर्न करने का जो प्रोसेस है वही चैलेंजिंग है। एडोलेसेंट में खासकर लड़कियों में एक बड़ी समस्या है जो पीरियड से संबंधित है, क्योंकि पहली बार वो इसका अनुभव करती हैं। तो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है पीरियड से जुड़े इस एज ग्रुप में? अब प्रॉब्लम्स सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है नॉट बीइंग अवेयर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि प्रोसेस क्या होता है वही हमें पता नहीं होता है, वही बच्चों को पता नहीं होता है। तो इसमें इसके बाद ये होता है कि जब पहली बार
पीरियड्स आता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये प्रोसेस क्या है, क्यों हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि कैसे हम जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है उसको हम कैसे यूज करें, वो उनके पास नॉलेज नहीं होता है। तो इन सब चीजों के कारण बहुत सारा शेम एंड मिसकंसेप्शंस है वो डेवलप करता है इंसान में, जो नॉट ओनली जस्ट सोशली उनको इम्पैक्ट करता है बट ऑल्सो इट इम्पैक्ट्स देयर हेल्थ। जैसे कि अगर वो लोग क्लीन कपड़े नहीं, अगर कोई कपड़ा यूज कर रहा है वो क्लीन नहीं यूज कर रहे क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि कैसे यूज करना है, तो इसके कारण इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इसके कारण बाकी बीमारियां हो रही है। तो वो इनफैक्ट उनको ऐसे तरीके से उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो आई फील दैट मतलब मेंस्ट्रुएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जो एडोलेसेंट लड़कियों को नहीं पता होता है, एंड इनफैक्ट एडोलेसेंट लड़कों को भी मतलब लड़कों को तो पता ही नहीं होता है, बहुत कम लड़कों को पता होता है। तो दिस ऑल्सो इनफैक्ट इम्पैक्ट्स जो क्लासरूम का डायनामिक्स होता है कि कभी किसी के स्कर्ट में स्टेन दिख गया तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है वो हमें पता नहीं है, वो लड़कों को पता नहीं है। तो इसी के थ्रू एक कल्चर ऑफ शेम डेवलप होता है क्लासरूम में या फिर क्लासरूम के बाहर। तो आई थिंक प्रॉब्लम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मतलब should start with the solution should start with awareness and then creating accessibility and उसको हम कैसे लेके जाएं। डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की बातों से एक बात तो साफ है कि एडोलसेंट को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के बजाय साइंटिफिक दलीलों से उन्हें बताना होगा कि क्या सही है और क्या गलत, और ये काम हेल्थ एक्सपर्ट बेहतर ढंग से कर सकते हैं, शायद पेरेंट्स से भी बेहतर ढंग से। तो आज का ये एपिसोड इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी उपयोगी है, ताकि जनरेशन गैप की बाधा को दूर कर रिश्तों में संतुलन बनाया जा सके। नमस्कार।